आज पुनः हम राजनीति विज्ञान विषय से ही संबंधित एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। इससे पूर्व हम लोगों ने भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लिखित मौलिक अधिकार विषय पर चर्चा किया, उससे हम लोग अवगत हुए। आज हम उसी क्रम में को आगे बढ़ाते हुए भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लिखित नीति निर्देशक तत्वों पर चर्चा करेंगे। आशा है कि यह चर्चा आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण व उपयोगी साबित होगा। आइए हम आते हैं विषय पर। नीति निर्देशक तत्व लिखा रहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिनका उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है और जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लिखित है। सर्वप्रथम प्रश्न उठता है कि नीति निर्देशक तत्वों से आशय क्या है। तो अब शब्दों से ही यदि हम इसको परखें तो इसका आशय हम निकाल सकते हैं। वह आदर्श अथवा सिद्धांत जो राज्य को अपने नीतियों के नियमन के संदर्भ में मार्गदर्शक अथवा पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाते हैं, वही नीति निर्देशक तत्व हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी राज्य को अपने नीतियों के नियमन एवं क्रियान्वयन में जो पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाएं, जो पथ प्रदर्शन करें, जो मार्गदर्शन करें, जो निर्देशित करें, वही नीति निर्देशक तत्व हैं। बात आ जाती है कि अच्छा ठीक है, आशय तो स्पष्ट हो गया, उसका उद्देश्य क्या है। तो मूलतः इसके दो उद्देश्य निकल कर सामने आते हैं। पहला है सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना और दूसरा है सामाजिक व आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय की प्राप्ति। जब लोकतंत्र पूछेगा तो केवल सामाजिक और आर्थिक आप बताएंगे, यदि न्याय पूछ ले तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। आप प्रस्तावना को याद कर लीजिए, और नहीं याद हो रहा है तो आप कह दीजिए सारा न्याय। यानी भारतीय नीति निर्देशक जो है संविधान के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है? सारा न्याय प्रदान करना। सा से सामाजिक, आ उसी में छिपा हुआ है आर्थिक और रा पे राजनीतिक। बात आ जाती है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र से क्या आशय है। तो इससे आशय है पुलिस राज्य के बजाय कल्याणकारी राज्य से, वेलफेयर स्टेट। यानी राज्य का स्वरूप पुलिस राज्य तक सीमित ना होकर के कल्याणकारी राज्य के समतुल्य होगा। बात आ जाता है कि उल्लेख अथवा व्यवस्था कहाँ किया गया है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का। तो मूल संविधान में 14 अनुच्छेदों के अंतर्गत इसकी चर्चा की गई थी, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 में है, लेकिन इसकी चर्चा 38 इसको हम बना दे रहे हैं, 38 से 51 में की गई है। क्योंकि 36 और 37 में क्या है उससे हम आगे बताएंगे। वहाँ पे नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कुछ मूलभूत तत्वों पर चर्चा की गई है, न कि जो है नीति निर्देशक तत्व के विषय पर चर्चा की गई है। फिर बात आ जाती है कि क्या 14 अनुच्छेद में अभी भी वर्णित हैं? नहीं। 42वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत इसमें 39A, 43A और 48A के अंतर्गत 3 नए उपखंड जोड़े गए। इस प्रकार गणना की दृष्टि से अब ये 17 अनुच्छेदों में तब्दील हो चुके हैं। मूल अगर देखा जाए तो अनुच्छेदों में कोई परिवर्तन नहीं होता संशोधन से, क्योंकि उसमें कुछ उपखंड जोड़े जाते हैं, ना कि नए अनुच्छेद जुड़ते हैं। लेकिन अगर पूछ ले गणना की दृष्टि से वर्तमान भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेदों में नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा है, तो आप 17 बताएंगे, मूल 14 ही रहेगा। बात आ जाता है फ्रोत फिर क्या है, कहाँ से इसको लिया गया है, ग्रहण किया गया। तो यह मूलतः 1937 में निर्मित आयरिश संविधान से प्रेरित है। बात आ जाता है कि क्या आयरलैंड के संविधान से पूर्व भी किसी संविधान में इसकी चर्चा परिचर्चा है? आयरलैंड का संविधान इसका मूल स्रोत है? नहीं। आयरलैंड ने भी मूलतः इस विषय को स्पेन के संविधान से ग्रहण किया। यानी अगर पूछ ले कि आयरलैंड ने कहाँ से ग्रहण किया नीति निर्देशक तत्वों को, तो स्पेन से, भारत ने आयरलैंड से। उल्लेखनीय है
कि इससे पूर्व भी इस संदर्भ में भारत शासन अधिनियम 1935 में भी कुछ चर्चा देखने के लिए मिलती है, कुछ व्यवस्था देखने के लिए मिलती है। प्रश्न उठता है कि फिर तो हम क्यों नहीं भारत शासन अधिनियम 1935 को इसका जो है वो मानते हैं स्रोत। तो मूलतः कुछ लोगों की इसमें व्याख्या आती है कि चूंकि भारत शासन अधिनियम 1935 ने भी आयरिश संविधान से इसको ग्रहण किया, इसलिए, लेकिन वो व्याख्या मुझे उपयुक्त नहीं लगती है, क्योंकि आयरिश संविधान 1937 में बनकर तैयार होता है, भारत शासन अधिनियम 1935 में आता है। इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि इसको भारत शासन अधिनियम से ग्रहण किया गया, क्योंकि वहां पर जो निर्देश दिया जाता था वह कार्यपालिका प्रधान को दिया जाता था और निर्देश देने वाली संस्था ब्रिटिश क्राउन हुआ करती थी। जबकि भारतीय संविधान में किसी व्यक्ति के द्वारा और किसी व्यक्ति को निर्देशित नहीं किया जा रहा है, अपितु संविधान के द्वारा राज्य को निर्देश दिए जा रहे हैं। इसलिए वह 1935 से भिन्न है और यह आयरिश संविधान के अधिक समतुल्य दिखाई देता है। चलिए हम बात कर लें इतिहास की, तो इसमें हम बहुत डिटेल में जाएंगे नहीं। यदि इतिहास में देखें, पृष्ठभूमि में देखें, तो भारतीय संविधान में वाद विवाद चर्चा परिचर्चा के समय BN राव जी के द्वारा इस संदर्भ में एक सुझाव लाया गया कि भारत के नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्रदान किए जा रहे हैं उसे दो श्रेणियों में बांट दिया जाए। प्रथम श्रेणी में उन अधिकारों को रखा जाए कि जो वाद योग्य हों, यानी जिसे न्यायालय द्वारा निर्देशित या कार्यान्वित कराया जा सके, और दूसरी श्रेणी में उन जो है अधिकारों को रखा जाए जो वाद योग्य ना हो अथवा जिसमें न्यायिक अनिवार्यता ना हो। अब बात आ गई कि क्या उसे लागू भी किया गया? नहीं, लागू किया गया, उसी तत्व को लागू किया गया, लेकिन उसमें नाम परिवर्तन कर दिया गया। जो पहला था वह मौलिक अधिकार बना रहा और जिस दूसरे खंड को की बात की उसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के नाम से संबोधित किया गया। बात आ जाती है विशेषताएं इसकी क्या हैं। तो इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं मूल्य निष्ठ मार्गदर्शन, यानी राज्य को नीतियों के नियमन कौन करेगा? विधायिका करेगी। व योजनाओं के क्रियान्वयन में, यानी क्रियान्वयन कौन करेगा? कार्यपालिका करेगी। मार्गदर्शन प्रदान करना, किंतु इसकी विधिक बाध्यता नहीं है, यानी कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनको न्यायालय में वाद योग्य नहीं ठहराया गया है, अपितु ये नैतिकता पर आधारित हैं, मॉरलिटी पर आधारित हैं। दूसरा है राज्य के अपरिहार्य दायित्व, यानी ये केवल आदर्श मात्र नहीं है अपितु इनका क्रियान्वयन राज्य की अपरिहार्य नैतिक दायित्व है। राज्य से यह उम्मीद की गई कि जब भी राज्य इसके क्रियान्वयन में सक्षम होगा, उपयुक्त परिस्थितियां जो है डेवलप होंगी, तो राज्य द्वारा इन तत्वों को अपने दर्शक के रूप में लेते हुए आगे नीतियों का नियमन और क्रियान्वयन कराया जाएगा। तीसरा है गैर न्यायिक प्रकृति, यानी ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। चौथी विशेषता है सकारात्मक प्रकृति, यानी कि मौलिक अधिकार जनहित में राज्यों के कुछ कार्यों पर जहां प्रतिबंध लगाते हैं, जहां मौलिक अधिकार में यह कहा जाता है कि नागरिक हित में राज्य फला कार्यों का क्रियान्वयन या संपादन नहीं करेगा, वहीं नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक प्रकृति के इसलिए हैं कि नीति निर्देशक तत्व जनहित में राज्य को कुछ नीतियों के निर्माण हेतु प्रेरणा या सकारात्मक आदेश प्रदान करते हैं। बात आ गया पांचवा कि भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रतिछाया हमने पहले ही बताया कि वहां पे इसे निदेशक तत्व नाम से संबोधित किया जाता था और ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर व गवर्नर जनरल यानी कार्यपालिका को नीति के नियमन और निर्णयन में जो है कुछ आदेश दिए जाते थे। यहाँ छठा है संवैधानिक आदर्शों के प्राप्ति का साधन। तो यह मूलतः वर्तमान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के नाम से इससे संविधान में रखा गया है। भारतीय संवैधानिक आदर्शों के प्राप्ति के साधन में मूलतः प्रस्तावना भारतीय संविधान के आदर्श का एक प्रतिछाया माना जाता है और प्रस्तावना में उल्लिखित जो भी आदर्श प्रस्तुत किए गए हैं उन आदर्शों का क्रियान्वयन
नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत रखा गया है। क्रियान्वयन के संदर्भ में नीति निर्देशक तत्वों में चर्चा की गई है और राज्य से यह अपेक्षा की गई है कि जब भी उपयुक्त परिस्थितियां डेवलप होंगी तो राज्य के द्वारा इनको अपने नीतियों के नियमन व क्रियान्वयन में मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार किया जाएगा। इस प्रकार इस पर कुछ टिप्पणियाँ भी जो है देखने के लिए मिलती हैं, जिसको मैंने सकारात्मक व नकारात्मक में बांटा है। संविधान की आध्यात्मिक नींव, यह न्यायमूर्ति कृष्ण शंकर का उक्ति है। संविधान की आत्मा, ग्रेन्यूल ऑस्टिन ने इसे कहा। ये राज्य प्राधिकारियों हेतु नैतिक आवश्यकता व शैक्षिक मूल्य हैं, BN राव ने कहा। लक्ष्यों के आकांक्षाओं का घोषणा पत्र केसी वेयर ने कहा। सकारात्मक का मतलब प्रशंसा। फिर नकारात्मक में आ जाएं तो इस संदर्भ में कुछ नकारात्मक टिप्पणियां भी की गई हैं नीति निर्देशक तत्वों पर। सच्ची भावनाओं का कूड़ादान TT कृष्णमाचारी ने किया, कहा इसे। अतिरेक कर्मकांडी किसने कहा, यह पूछ ले तो TT कृष्णमाचारी। अगर यह पूछ ले कि कर्मकांडी आकांक्षा किसने किया, कहा इसे तो सर आइवर जेनिंग्स ने। यह पूछ ले कि ऐसे चेक के समान जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है, तो यह उक्ति KT शाह की है। यह पूछ ले कि ये विधायिका व कार्यपालिका हेतु अनुदेश हैं, तो यह अंबेडकर का है। इस प्रकार नीति निर्देशक तत्व की चर्चा और परिचर्चा को हम ही विराम देते हैं। हम अगले विषय जो है लेक्चर में पुनः बचे हुए तत्वों पर चर्चा करेंगे। आज इतना ही।